साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, पिछले वीडियो में आपने पूंजी पलायन की चर्चा सुनी थी। क्या है पूंजी पलायन? बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा ही धन जो है, झारखंड का धन बाहर जा रहा है और दूसरे सूबे में सुंदरता यौवन फैला रहा है और यहां गुर्बत है, बदहाली है, कहीं पीने का पानी तक मैसर नहीं है, सर पर छत है कि नहीं, यह तो बात दिगर है दोस्तों। जबकि आपको पता है ना कि झारखंड आसानी से नहीं मिला, लंबे संघर्षों के बाद झारखंड मिला है। जब हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी दास्तां से टकराने में डरते थे, दूर भाग जाया करते, तब पहली बार 1857 से पहले 55 में ही यहां बिगुल फोक दिया था यहां के क्रांतिकारियों। और उसके बाद तो एक लंबी कहानी है और लंबे संघर्ष के बाद हमें झारखंड नसीब में तो आया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, लोगों ने कुर्बानियां दी थी, योगदान दिया था, लेकिन क्या हम जल जंगल जमीन का संरक्षण कर पाए, उस विरासत को बचा पाए? झारखंडियों, खास करके आदिवासियों, मूलवासियों की संस्कृति, परंपरा, इतिहास का संरक्षण कर पाए? अब नया मामला तूल पकड़ता जा रहा है दोस्तों। नदियां तो खोद ही डाली लोगों ने, जंगल तो काट ही डाले, अब जो जमीन है उस पर भी कब्जे की लड़ाई चल रही है। जंग है एक तरह की दोस्तों, और सिर्फ एक सरकार दोषी नहीं, मैं मान सकता। 25 साल की बात है, लंबी कहानी है और ये दास्तां बताएंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, झारखंड में लंबे दिनों से, और गहरी पकड़ है, नजर है, बारीक दृष्टि है इनकी, और क्राइम बीट तो का कहना ही क्या, हर कुछ जानते हैं। गली कूचे की खबरें इन तक पहुंचती हैं, ये ढूंढ कर लाते हैं। इनके पास एक खजाना है, आज तरकश है कई, वो खोलेंगे। मैं अखिलेश सिंह की बात कर रहा हूं, हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं साथी। उनसे जानेंगे कि क्यों झारखंड लूट खंड में बदलता जा रहा है। आपने इंट्रो में सुना, बस ये सवाल है कि क्या बहुत जमीनें लूट रहे हैं क्या लोग, क्या मामला है? देखिए, पिछले आपने जिक्र किया कि 25 साल हो गए झारखंड के बने हुए, और इन 25 सालों में हम देखेंगे कि बहुत ही अलग अलग मॉडल्स से जमीनों की लूट बहुत ही संगठित तरीके से की जा रही है। एक तो हम पहले देखते थे कि राजधानी में जो जमीन माफिया होते थे, और ये अक्सर पढ़ते थे कि वो जमीन के चलते अपराध की घटनाएं बढ़ी थी और लगातार हत्याएं होती थी। वो एक मॉडल जो था वो बहुत पुराना हो चुका है। तालाब को पाट दिया, उसे बेच दिया, बेच दिया गया, वहाँ अपार्टमेंट्स बन गए, कई जगह आदिवासी जमीन थी उनको कब्जाया गया और वहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट्स बन गए, बड़ी आलीशान मकान बन गए, कई नई कॉलोनियां बस गई। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम कह सकते हैं कि झारखंड बनने के बाद पहले दूसरे दशक तक हुई, लेकिन अब बहुत ही अलग तरीके से पूरे झारखंड में जमीन की लूट हो रही है। और यह सिर्फ रांची तक नहीं सिमटा है, बल्कि यह आप देखेंगे कि चतरा जैसे जगह में, हजारीबाग जहाँ पर कोल परियोजनाएं हैं, तो देखेंगे आपकी बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो है वो सीसीएल जैसी कंपनियां, और या फिर उससे जो जुड़ी हुई कंपनियां जो माइनिंग में लगी हुई हैं, वह जमीन की लूट बहुत ही संगठित तरीके से कर रही हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां लूट रही हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वह लूट में कहें कि वो भागीदार हैं, और बाकायदा अब जो उनका जो फ्रॉड है वो बाकायदा दस्तावेजों तक में अब वह साबित हो चुका है, जांच में भी आ चुकी हैं सारी बातें। और आप देखेंगे लगातार इस पर रिपोर्टिंग भी हो रही है कि किस कदर सीसीएल ने या फिर दूसरी और भी कंपनियों ने जमीन की लूट की, और कई सारे और भी बड़े लोग हैं जो प्रभावी लोग हैं, वह बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग कर जो है वो बेशकीमती जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। उससे जुड़ा मामला भी बोकारो में। ये जो आपने कहा कि सीसीएल वगैरह कंपनियां हैं जी, कौन सी जमीन है जिसे लूट रही है? आम लोगों की जमीनें है, सरकार की जमीनें है, सरकार में वन विभाग की जमीनें हैं कि गैर मजरूआ जमीनें, क्या मामला? अभी जो मैंने बात की उसके संदर्भ में दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। पहला एक मामला है हजारीबाग का। वहां सीसीएल ने चंद्रगुप्त परियोजना शुरू की। परियोजना शुरू हुई और वहां पर माइनिंग जो है, वहां सुसी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक एमओडी यानी जो ऑपरेशंस के लिए जो माइनिंग ऑपरेशंस की कंपनी है वह वहां काम कर रही है। और वहाँ पहले शिकायत मिली झारखंड की सीआईडी को कि वहाँ 417 एकड़ जमीन, 1, 2, 3 एकड़ नहीं बल्कि 417 एकड़ जमीन जो है वह अवैध तरीके से वहाँ पर माइनिंग की जा रही है। उसकी जांच शुरू हुई, सीआईडी ने जांच शुरू की, और उस दौरान सीआईडी ने यह पाया कि वह जो पूरी जमीन थी वह वन विभाग की जमीन थी, लेकिन उसे रजती दिखाते हुए सीसीएल ने
बकायदा उसे कब्जा कर लिया। अब पूरा फ्रॉड कैसे सामने आया देखिए, जब उस जमीन को उसकी पहले सीसीएल ने बकायदा सरकार को यानी हजारीबाग प्रशासन को, डीसी को पत्र लिखा और उस जमीन की मांग की थी कि यह वन विभाग की जमीन है और इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया जाए। आपने पहले स्वीकार किया कि वहां आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, और बाद में उस जमीन के जो दस्तावेज थे वह जब किरेडारी अंचल है वहां पर जांच कराई गई तो बकायदा जिला प्रशासन ने पाया कि वहां सारे दस्तावेज जो हैं जमीन के वह गायब हैं, अपठनीय हैं, या फिर वह उनके बारे में कोई जरूरी जो जानकारियां होती हैं वो उपलब्ध नहीं थी। तो बाद में क्या हुआ कि सीसीएल ने फिर दोबारा जो है उस जमीन को अधिग्रहित कर लिया और उस मामले में इन्होंने क्या किया कि रैयत दिखाते हुए उस पूरी जमीन को ले लिया गया। अब इसमें देखिए घोटाला दो तरह का है, एक तो वन विभाग की जमीन आपने ले ली और दूसरा आप रैयत दिखा रहे हो जमीन को, तो जाहिर सी बात है आप जब किसी जमीन को रैयती दिखाएंगे और उसका अधिग्रहण करेंगे तो भू अर्जन का पैसा आप किसी को पे करेंगे, तो एक तरह से फर्जी लोगों को ये खड़ा भी कर दिया, भुगतान भी होगा, मतलब बता दिया कि हमने भुगतान भी कर दिया है। नहीं, ये अभी दिखाया नहीं गया, लेकिन जो आगे जो होता जो प्रक्रिया पर रोक एक तरह से कहें कि वो मामला खुल गया जब, तो देखिए गड़बड़ी कैसे हो रही है। तो वहां पर क्या हुआ, रैयतों को भुगतान का पैसा रिलीज होता तो वो पैसा भी नुकसान होता सीसीएल मैनेजमेंट को, या फिर सरकारी पैसा है, रत्न कंपनी थी सीसीएल, तो वो पैसा नुकसान होता। फिर जो विस्थापित लोग होते हैं उनको नौकरियां भी दी जाती हैं, तो नौकरियों में भी घोटाला होता, तो जमीन भी लूटी गई, फर्जी लोगों को अब पैसे भी दिए जाएंगे और फिर फर्जी विस्थापित खड़ा कर वहां पर नौकरियों का भी धंधा होगा, नौकरी घोटाला भी होगा। ये तो किरेडारी का मामला है जो अभी जांच चल रही है और सीआईडी ने बकायदा जांच के बाद इस मामले में सीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ और जो एमओडी कंपनी मैंने जो बताया उसके जो एमओडी जो कंपनी कर रही है उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ और वहाँ के अंचल के जो पूर्व के जो कर्मी रहे हैं और वन विभाग के जो कर्मी रहे, इन सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा बकायदा डीजीपी को भेज दी है। और आज जब हम यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि आज से 2-3 दिनों के बाद उस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो जाए। तो एक तरह से साक्ष्य लाए हैं सीआईडी ने, जांच पूरी कर ली है और उसके बाद अब उस मामले में एफआईआर हो रहा है। क्या सीआईडी ने और भी कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज? अब मैं दूसरा मामला भी बिल्कुल इसी तर्ज पर है और वह जो है वह भी कोल परियोजना से जुड़ा हुआ है और वह टंडवा का मामला है। टंडवा में भी कोल परियोजना है, चतरा में कोल परियोजना है, टंडवा में जो है मगध आम्रपाली परियोजना है। वह एशिया की बहुत बड़ी परियोजना के तौर पर उसको हम लोग जानते हैं। और वहां पर टंडवा में क्या हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर जमीन अधिग्रहण किया गया परियोजना के लिए और जमीन अधिग्रहण के बाद क्या हुआ, वहां पर बकायदा विस्थापितों के नाम पर 22-23 लोगों को नौकरी दे दी गई। अच्छा। और जब जांच हुआ तब यह पाया गया कि जिन लोगों को नौकरी दी गई है वह विस्थापित हैं ही नहीं। वाह। तो बिल्कुल जो मॉडल किरेडारी में फॉलो होना था वह टंडवा में फॉलो हो चुका है जी। और बकायदा वहां पर फर्जी तरीके से भुगतान हो या फिर फर्जी तरीके से नौकरी हो, तो ऐसे 22 लोगों को वहां चिन्हित किया गया है जिन्होंने जमीन नहीं दी थी या वो विस्थापित की सूची में नहीं थे और उन्हें विस्थापितों के नाम पर नौकरी मिल गई। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। कि जो संभव है कि उसमें कुछ जो रैयत हो तो उनका हक मारी हुआ, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी विस्थापितों उनको मिली नहीं। देखिए आज बीएसएल में बोकारो स्टील में विस्थापितों की लड़ाई चल रही है, अब तक चल रही है। एचईसी में आप देखिए विस्थापितों का जमीन चला गया, एचईसी बर्बाद हो गया, तो नौकरी भी गई, जमीन भी गया और फिर कंपनी भी चली गई, कंपनी भी घाटे में। तो आप देखिए यहाँ विस्थापितों का भी नुकसान हुआ कि उनके नाम पर फर्जी तरीके से 22 लोगों की नौकरी चली गई, नौकरी ले ली गई, 22 लोगों ने नौकरी, उनकी जमीन भी गई, 22 लोगों ने फर्जी लोगों ने नौकरी भी ले ली। तो ये बड़ा अजीब तरह का ये मामला है और ये कंपनियों से जुड़ा है। तो ये ज्यादा, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लूटने आई थी तो बिल्कुल ये कंपनियां भी ऐसे ही लूट रही हैं। उसके अलावा आप देखेंगे लगातार जो बड़का गांव का इलाका है वहाँ लगातार वहाँ पर आप देखेंगे एनटीपीसी हो या फिर अडानी के प्लांट लग रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं जो वहाँ डिस्प्लेस होंगे वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे कई बार यह मामला सामने आया जो बड़ी कंपनियां हैं उनके खिलाफ कि उन्होंने ग्राम सभा नहीं की और बाकायदा फर्जी तरीके से ग्राम सभा दस्तावेजों में दिखाया गया, पेपर में दिखाया गया और जमीन की अधिग्रहण को लेकर उसमें सहमति जता दी गई। तो ऐसे भी मामले सामने आए। बड़का गांव जो है जहाँ बड़े परियोजनाएं शुरू होनी है, एनटीपीसी बाकायदा सक्रिय है, अडानी को वहाँ पर प्लांट मिले हैं, उनका हालांकि ऑपरेशन पूरी तरह से वो शुरू नहीं हो पाया। लेकिन दो बात सामने आई अखिलेश भाई, पहला तो ये कि वन विभाग की जमीन जी और दूसरा ये कि रैयतों की भी जमीन है।
हाँ, टंडवा में उसकी भी लूट हो रही है। टंडवा में जो हुआ जी, तो वो रैयतों की भी जमीन थी। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि संगठित तरीके से एक तो कंपनियों का ये उदाहरण सामने है। अभी बोकारो का भी मामला सामने आया, जब बोकारो में बहुत ही बेशकीमती जमीन है, 103 एकड़ जमीन है। 1960 के दशक में वहाँ पर जब बीएसएल प्रबंधन ने उन जमीनों को, 103 एकड़ जमीन है, उन जमीनों का अधिग्रहण किया, लेकिन वो जमीनें उपयोग में नहीं आई, तो वो बीएसएल के दायरे के बाहर रह गई। उन जमीनों का फर्जी दस्तावेज 1933 के पुरुलिया से, एक बहुत बड़ा मॉडल सेक्टर, उस पर मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि कैसे हो रहा है। तो पुरुलिया से 1933 का फर्जी दस्तावेज वो बनाया गया, और उसके बाद उस जमीन 33 एक हथियानी है। हाँ, 33 का दस्तावेज बनाया गया कि हमारे दादाजी जो थे उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, और बकायदा उन लोगों ने अब जो है क्या किया कि उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और व्यक्ति को दे दी, पटना के किसी व्यक्ति को दे दी। और पटना के व्यक्ति ने एक ऐसी कंपनी बनाई जो 2 लाख 3 लाख रुपए का, उस कंपनी का जो एसेस मनी है वो उतना ही है, लेकिन उसने 103 एकड़ जमीन खरीद लिया। बताइए। और वो पूरी जमीन जो है फॉरेस्ट की जमीन है, वो पूरी जमीन जो है उसमें कुछ हिस्सा राजस्व विभाग का भी है। तो सोचिए, सरकारी जमीन, और बाकायदा उससे जुड़ा मामला भी कोर्ट में चल रहा है, तो सारी चीजों को गौन कर कैसे आखिर जमीन की डील हो जाती है? हिम्मत लोग कैसे कर पा रहे हैं भाई? और देखिए, जो सरकारी पदाधिकारी वहां बैठे हैं, जो अंचलों में बैठे हैं, जो डिप्टी रजिस्ट्रार बैठे हैं, आखिर वह इन चीजों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उनके पास तमाम चीजें उपलब्ध हैं, कोर्ट में मामला लंबित है, वह जानते हैं कि अधिग्रहित जमीन है, बीएसएल की जमीन है, बीएसएल ने अधिग्रहण किया था, बाद में वह उसने उस पर, चूंकि बाउंड्री नहीं हुआ था, वो उसके दायरे के बाहर रह गया वो पूरा जमीन। तो सोचिए कैसे फिर बाद में इस मामले में भी बीएसएल के अधिकारियों की संलिप्तता है कि आखिर उन्होंने भी इस मामले में इग्नोर किया चीज़ों को। तो बीएसएल की ज़मीन जो उसने छोड़ दिया था एक तरह से, और फॉरेस्ट और राजस्व विभाग की एक तरह से उनके बीच में मामला चल रहा था, कोर्ट में मामला चल रहा था। उस दौरान एक तीसरा पक्ष आता है और वह उस जमीन पर बाकायदा रजिस्ट्री करा लेता है, म्यूटेशन करा लेता है, और वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। ये बड़ा ही अजीब है। अब देखिए, सहारा इंडिया से तो आप सारे लोग वाकिफ हैं। सहारा इंडिया, और शायद ही कोई ऐसा हाउस होल्ड हो जो अपने बचत का कुछ पैसा सहारा इंडिया में जमा नहीं करा रहा जी। सहारा इंडिया की ज़मीनें जो हैं, सहारा इंडिया ने कई सारे शहरों में उसके जो प्रोजेक्ट थे, आपको याद होगा जब सहारा इंडिया अपने पीक पर था तो उसने कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे लैंड रिलेटेड, और उसने झारखंड बिहार में कई जगहों पर अपनी संपत्तियां खरीदी थी, अचल संपत्तियां बनाई थी। उन संपत्तियों की बिक्री पर साल 2013 से रोक लगा हुआ है। आश्चर्य कहेंगे कि वो जमीनें भी झारखंड और बिहार में बिक गई जिस पर रोक लगी हुई है, जिस पर रोक लगी हुई है। और उन जमीनों को बाकायदा सहारा इंडिया की कोई भी प्रॉपर्टी बेची जाए या उससे डील हो तो उसके पैसे सेबी में जमा होने चाहिए। वो सेबी में भी जमा नहीं हुए, वहाँ भी फर्जी लोग खड़े कर दिए गए, फर्जी कंपनियों को पावर दे दिया गया और फिर बाद में उन जमीनों की बिक्री कर दी गई। धनबाद में मामला सामने आया, वहाँ सरफी अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, वह सहारा की ज़मीन पर है। ये सीआईडी ने भी हाल में ही रिपोर्ट दी है। अच्छा। और इस मामले में भी एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुशंसा की गई है। तो देखिए, आप सिर्फ कुछ लोग, कुछ बिल्डर, कुछ माफिया सिर्फ यही ज़मीन नहीं लूट रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े कंपनियों के से जुड़े लोग, पहली बार मतलब आप बता रहे हैं, मुझे तो पहली बार जानकारी मिल रही है। और कई व्यूवर्स को भी, हम लोग तो यही समझते हैं व्यूवर्स कि भाई ये जमीन दलाल हैं, प्रॉपर्टी डीलर वाले, यही सब कुछ करते हैं शहरों में जी, है ना। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां लूट रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, हमारा इन चीज़ों को देखना संबंधित जो जिलों का प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी है। जो एक तरह से कहें, जो कंपनियां हैं उनके भीतर भी जो लोग बैठे हैं तो कंपनियों की भी जिम्मेदारी है। सरकारी जो मिनी रत्न कंपनियां हैं या फिर जो ऐसी कंपनियां, सीसीएल जैसी कंपनियां, वहाँ बाकायदा विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनके। तो जो मैंने कहा कि जो कंपनियां हैं उनके अंदर का विजिलेंस डिपार्टमेंट है। सरकार, जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन में बाकायदा आप देखेंगे कि जो राजस्व कर्मी हैं, उसके ऊपर उपनिरीक्षक हैं, सीओ हैं, तो तमाम पूरा सिस्टम है इन चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन पूरे सिस्टम में किस तरह करप्शन है कि पैसे से सारी चीज़ें जो है वो गौन हो जा रही हैं। और आप देखते होंगे, जब आप हर दिन एसीबी कार्रवाई कर रही है, किसी दिन किसी राजस्व कर्मी को गिरफ्तार किया जा रहा है, हर दिन कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा है।
गरीब लोगों से, अगर आप कोई गरीब व्यक्ति है वो अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन के लिए चला जाए तो प्रति डिसमिल वहाँ आपको कीमत चुकानी पड़ती है। नहीं, इसके तार आगे तक भी जुड़ते हैं क्या? इतनी छूट कैसे मिल जाती है? वही है कि जब ट्रांसफर, पोस्टिंग और कई बात ये जिक्र होता है दबे जुबान पे कि लोग पोस्ट खरीदते हैं। हम पढ़ते हैं कि पोस्ट खरीद लिया, वो वहाँ पोस्टिंग के पैसे लग गए। अब पता नहीं वो कौन लोग हैं, कैसे वो पोस्टिंग कराते हैं, लेकिन ये चीज़ें तो चल रही हैं। और जाहिर सी बात है, कुछ लोग अगर पैसे से ट्रांसफर, पोस्टिंग ऐसी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस है कि वो शायद कोई सीनियर IAS अधिकारी का भी इन सब में नाम आ रहा था। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही मामला था। एक जो फॉरेस्ट IFS अधिकारी हैं उनके रिलेटिव का ऑडियो वायरल हुआ था और उससे जुड़ी जांच भी चल रही है। CID में उससे जुड़ा मामला भी गया हुआ है, शिकायत गई है और उस पर जांच चल रही है। ऑडियो वेरीफाई अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन उस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को जहाँ पोस्टिंग देने की बात कही उसकी पोस्टिंग वहाँ हो गई। तो ऑडियो थोड़ा उसमें मतलब सिमिलरिटी वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसमें भूमिका है। हालांकि वो अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उस पर जांच चल रही है CID की। जी नहीं, ये चौबे जी वाली बात कर रहे थे, इनका भी कुछ था क्या मामला? विनय कुमार चौबे का मामला भी सामने आया, हजारीबाग का ही मामला सामने आया है। उसमें भी सरकार से बकायदा 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं और उन मामलों में FIR दर्ज करने की, PE दर्ज करने की, पहले PE दर्ज होगा उसके बाद FIR नहीं, इसमें PE ऑलरेडी 2015 में हुआ था, अब FIR दर्ज करने की अनुशंसा सरकार से CBI ने की है। दरअसल विनय कुमार चौबे के बारे में आप जानते हैं कि उनको 20 मई को गिरफ्तार किया गया। बहुत ही अलग तरीके का मामला था, शराब घोटाले के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में उनके खिलाफ ACB ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा एक मामला दर्ज किया, PE दर्ज किया, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं जी। तो वो दर्ज किया गया। उसकी जाँच के दौरान यह पाया गया कि उन्होंने हजारीबाग में अपने करीबियों को कुछ जमीनों के मामले में उन्होंने गलत तरीके से पद का दुरुपयोग करते हुए फ़ायदा पहुंचाया। तो उसमें भी आप देखेंगे, देखिए सरकारी एजेंसी है ACB, वह जांच कर रही। इस मामले में पहली शिकायत हजारीबाग के ही एक पत्रकार हैं, हुआ करते थे, अब नहीं है इस दुनिया में, TP सिंह ने दर्ज कराई थी साल 2015 में। और उन्होंने बाकायदा वन भूमि और सरकारी भूमि के लूट में और कई सारे जो खास महल की ज़मीनें थीं, जो सिलेबल ज़मीनें नहीं थीं, तो उनकी अवैध बिक्री का मामला उठाया था और उस मामले में उन्होंने शिकायत की थी और उसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था अपने शिकायत में। तो आज तकरीबन 10 साल, 1 दशक के बाद उस मामले में ACB ने प्रारंभिक जांच पूरी की है और उस मामले में FIR के लिए लिखा है। 2 अलग अलग मामले हैं। उसमें एक मामला है जो हजारीबाग में सरकारी भूमि जो है, गैर मजरूआ जमीन भूमि की बिक्री का मामला है। उस गैर मजरूआ भूमि को गलत तरीके से 38 लोगों को उस जमीन का रजिस्ट्री और म्यूटेशन कर दिया गया विनय कुमार चौबे के कार्यकाल में। और उनके करीबी लोगों की भूमिका उसमें रही। एक और जमीन का मामला है, वह खास महल की जमीन थे और उसमें भी कई एकड़ जमीन है जो उनके करीबी, एक आपने नाम सुना होगा, अखबारों में भी लगातार चर्चा हो रही है, विनय कुमार सिंह, जो शराब घोटाले में भी जिनको CID ने ACB ने एक्यूज बनाया है। तो उनकी पत्नी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन हो गई और वह भी तब जब उस जमीन का रजिस्ट्री और म्यूटेशन कई बार पहले भी जब लोगों ने आवेदन दिए थे तो खारिज हो गया था। लेकिन जब विनय चौबे जब DC हुआ करते थे उस दौरान अपने करीबियों के नाम पर उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन करा लिया। तो इन दोनों मामले में अब FIR दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू है और कार्मिक विभाग से अनुमति मिलने, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से अनुमति मिलने के बाद ACB उस मामले में भी FIR दर्ज कर लेगी। तो वह बिल्कुल ही अलग मामला है कि आपने DC रहते हुए जमीन की जो प्रतिबंधित सूची की जमीनें थी उनकी बिक्री आपने करा दी और अपने लोगों को उससे लाभ पहुंचाया। तो ये 2 अलग अलग मामले हैं। ये कुल कितनी जमीनें होंगी लगभग जिन पर कब्जा हुआ? हजारों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीनें हैं। और अभी तो ये मामले वो है जिन पर केस हुए हैं ना, मामले चल रहे हैं, बहुत से तो उजागर हुए नहीं। आपको याद होगा 2023 के बाद रांची में जमीन घोटाले को लेकर अलग अलग मामले ED ने दर्ज किए थे जी। ED ने ECIR दर्ज किए थे और पहला मामला जो है वह सेना की जमीन का मामला सामने आया था। उस मामले में भी तो एयरपोर्ट के पास नहीं, उस पहला मामला बरियात करमटोली के पास सेना की जमीन थी, उससे जुड़ा मामला सामने आया था। और उस मामले के बाद सिरमटोली में भी जमीन जो सेना की जमीन थी उसे बेचे जाने का मामला सामने आया। ये मामले चल रहे थे। उस बाद में आप देखेंगे कि बरियातू में ही एक भूखंड था जिसमें मुख्यमंत्री को भी बाकायदा ACB ने एक्यूज बनाया। तो जांच
के क्रम में जो गिरोह एक पकड़ा गया, वह गिरोह बहुत ही संगठित तरीके से कोलकाता में, जहां रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस का ऑफिस है, वहां से वह दस्तावेजों में हेरफेर कराता था। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि रांची में अंचलों में और डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालयों में वो जो दस्तावेज गायब होते थे, उन्हीं जमीनों को लेकर वहाँ कलकत्ता में जमीनों का जो एंट्री है या फिर उसमें जो छेड़छाड़ होते थे, वहाँ छेड़छाड़ की जाती थी और वहाँ से सर्टिफिकेट लाके डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ दिखाया जाता था और उस पर रजिस्ट्री जमीनों की हो जाती थी। तो ये बहुत ही संगठित गिरोह था। वह गिरोह जब सामने आया तो रांची में, यानी कि रजिस्ट्रार भी शामिल है ना? हाँ, उसको तो पता होगा ही। उसमें चल रहा, उसमें बयान भी सीओ स्तर के जो अधिकारी हैं उनका बयान भी दर्ज हुआ। तो आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ रांची में ही 1000 एकड़ का एक अनुमान ईडी ने लगाया था कि 1000 एकड़ जमीन सिर्फ कांके का मौजा है। कांके में चामा, बुकरू और नगड़ी, वहाँ का जो मौजा है, वो उन मौजा में लगभग 1000 एकड़ जमीन जो वहाँ के आदिवासियों की जमीन थी, उन जमीनों का नेचर बदलकर, प्रकृति बदलकर, उनको सीएनटी के दायरे से बाहर लाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और फर्जी दावेदार खड़े कर उन जमीनों की बिक्री कर दी गई या उस पर अवैध तरीके से कब्जा करा दिया गया। तो सिर्फ 1000 एकड़ का मामला तो रांची में है, और वह भी एक कांके अंचल से जुड़ा मामला है। और मजेदार बात यह है कि जो जमीन माफियाओं का जो रैकेट है, उसमें सरकारी जो लोग हैं, सरकारी तंत्र है, वह पूरी तरह से शामिल है। और दिख रहा है, वह पूरी तरह से शामिल है। अंचल में जो लोग, जो सीओ हैं, वह पूरी तरह से शामिल है। राजस्व कर्मचारी, उप निरीक्षक, ये तमाम लोग की भूमिका है। एनआईसी सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होता है। तमाम दस्तावेज जो ऑनलाइन, जो एनआईसी में बैठे जो लोग हैं, उनकी भी भूमिका सामने आई है कि कैसे वह, रांची में ही 6 से 7 मामले हैं जब एनआईसी में बैठे लोगों ने जमीन के नेचर में परिवर्तन कर दिया और बाद में उस जमीन की बिक्री हो गई। उससे भी जुड़ा मामला रांची के ही थानों में दर्ज है। तो बकायदा सरकारी लोगों की भी भूमिका है। मतलब आदिवासी जमीन की लूट हो ही रही है, सरकारी जमीन की भी लूट हो रही है। बिल्कुल। और रांची में तो अधिकांश जमीनें हैं जो आदिवासी नेचर की जमीनें, सीएनटी की जमीनें हैं, जो सीएनटी के दायरे में आती है। ये तो 5th शेड्यूल एरिया है। उन जमीनों को बेचा गया है। और ये अब दस्तावेजों में, अब एजेंसियों के सामने या जो ईडी ने भी जो कार्रवाई की, तो बाकायदा कई जगह ऐसे मामले सामने आए कि आज उन जमीनों पर बड़ी इमारतें, घरें और नई कॉलोनियाँ बस चुकी हैं। वो सारी ज़मीनें जो हैं वो फर्जी दस्तावेजों पर बेची गई हैं। लेकिन चूंकि लोगों के बीच में एक ह्यू एंड क्राई की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इससे बचने के लिए उन चीज़ों को रिवील नहीं किया गया, बाहर नहीं लाया गया। और जो जहाँ पर खाली ज़मीनें थीं, ईडी ने उनको ही कॉन्फिस्केट किया, उन ज़मीनों के विषय में ही उनको जब्ती की कार्रवाई की और उस मामले में भी जो एक्यूज थे उन पर कार्रवाई की गई। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है ज़मीनों की लूट का। और अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो जी और आगे मामला बढ़ता जाएगा और कब्जे होते जाएंगे। ऑब्वियस है। चलिए साथियों, ये बड़ा रहस्योद्घाटन किया है सीनियर पत्रकार ने कि अभी अगर नियंत्रण नहीं लगा, लगाम नहीं लगी इस पर, तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। और हिम्मत देख लीजिए इन लोगों की। आदिवासी जमीनों की लूट हो ही रही थी, अब सरकारी जमीनें की भी लूट हो रही है, खुलेआम हो रही है और रजिस्ट्री भी कर दी जा रही है दोस्तों। और कागज जानते हैं बनकर आता है कहां से? बंगाल से, कोलकाता से आता है। चलिए साथियों, फिर हम हाजिर रहेंगे नए वीडियो के साथ। लेकिन आने से पहले आग्रह गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और दोस्तों, वीडियो धड़ाधड़, फटाफट, खटाखट, दनादन शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।